नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। अंकिता भंडारी हत्याकांड में हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। एसआईटी की जांच से हाईकोर्ट पूरी तरह से संतुष्ट है। आशुतोष नेगी के साथ अंकिता के परिजनों ने दाखिल की थी याचिका और 18 से 19 सितंबर को गायब हुई थी अंकिता भंडारी। तो 24 सितंबर को चिल्ला बैराज से अंकिता भंडारी का शव मिला। अंकिता हत्याकांड की तीनों आरोपी जेल में बंद हैं। पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को एसआईटी ने आरोपी बनाया है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका को निरस्त कर दिया। साथ ही उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा कि एसआईटी सही जांच चल रही है। एसआईटी किसी भी वीआईपी को नहीं बचा रही है, इसलिए याचिका निरस्त की जाती है और मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकल पीठ में हुई। और पूर्व में कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा था कि आपको एसआईटी की जांच पर क्यों संदेह हो रहा है। जांच अधिकारी ने कोर्ट में बताया कि अंकिता भंडारी के कमरे को गिराने से पहले सारी फोटोग्राफी की गई थी। मृतका अंकिता भंडारी के कमरे से एक बैग के अलावा कुछ नहीं मिला था। अंकिता की माता सोनी देवी और पिता बीरेंद्र सिंह भंडारी ने अपनी बेटी को न्याय दिलाने और दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग को लेकर याचिका में एक प्रार्थना पत्र भी दिया था। अंकिता के माता पिता ने कहा था कि एसआईटी इस मामले की जांच में लापरवाही कर रही है, इसलिए वो इस केस की जांच सीबीआई से करवाने की मांग कर रहे हैं। सरकार इस मामले में शुरुआत से ही किसी वीआईपी को बचाना चाह रही है। सबूत मिटाने के लिए रिजॉर्ट से लगे फैक्ट्री को भी जला दिया गया, जबकि वहां पर कोई सबूत मिल सकते थे। कर दिए और उनकी जो प्रेयर थी सीबीआई जांच के लिए उसको रिजेक्ट कर दिया है। और इसके इन एडिशन टू दिस जो कोर्ट ने ये कहा है कि साहब जो एसआईटी का काम है उसको काफ़ी कोर्ट ने सराहा है। और ये कहा कि बहुत सीनियर ऑफिसर जो है, इंडिपेंडेंट सीनियर ऑफिसर जो है इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इसलिए उसको कोई डाउट करने में कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। एंड दैट पार्ट इन द लास्ट कोर्ट ने ये कहा है कि साहब क्योंकि बहुत सेंसिटिव मैटर है, इसलिए सरकार से उन्होंने ये कहा है कि इसमें जिसमें क्रिमिनल लॉ के एक्सपर्टाइज किसी लॉयर की हो उसको इसमें एंगेज करे प्रोसिक्यूशन। उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय बागडोर भर्ती मामले में बर्खास्त किए गए 228 कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जारी। और इसी कड़ी में बुधवार को प्रदर्शनकारियों का धरना स्थल से उठाने पहुंची पुलिस से कर्मचारियों की झड़प हो गई। पुलिस ने सभी कर्मचारियों को विधानसभा के बाहर धरने स्थल से उठाकर एकता विहार स्थित धरना स्थल भेज दिया है। वहीं विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे कर्मचारी को जब पुलिस जबरन उठाकर लेने जाने लगी तो इसका प्रदर्शनकारियों ने विरोध जताया और इस बीच उनके पुलिस के साथ जबरदस्त झड़प भी हुई। वहीं इस दौरान 2 महिला कर्मी बेहोश हो गई। पुलिस ने दोनों महिलाओं को कोरोनेशन हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि विधानसभा सचिवालय में साल 2001 से 21 तक की सभी नियुक्तियां एक ही पैटर्न पर की गई हैं और कोटिया कमेटी की महज 20 दिन की मांग के बाद 2016 के बाद नियुक्त कर्मचारियों की नियुक्तियां पर रद्द कर दी गई हैं और इससे पहले के कर्मचारियों को विधिक राय के नाम पर क्लीन चिट दे दी गई है। जबकि हाईकोर्ट में दिए अपने शपथ पत्र में विधानसभा अध्यक्ष ने बताया है कि राज्य निर्माण के बाद से अब तक सभी नियुक्तियां अवैध हैं। पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं थी और उन्होंने न्याय नहीं किया, इसलिए उन्हें वो डर रही है। पुलिस बुला रही है। अरे जब न्याय नौकरी देने वाले दोषी नहीं है तो नौकरी पाने वाले कहाँ बेरोजगार कहाँ के दोषी हो गए। इन्होंने नहीं, मैं बहुत छोटी थी, मैं तब से देखते आ रही थी विधानसभा की भर्ती ऐसी है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये न्यू गलत है। ये 10 साल बाद इनको याद आएगी कि अगर नौकरी करने वाले को 10-20 साल हो गए, इनको तब याद आती है कि गलत है और इनकी नौकरी तोड़ दो। ये कहाँ का न्याय है। मैं ये कह रही हूँ या तो हमारी नौकरी की बहाली हो या पूरा न्याय हो, पूरा या तो पूरी विधानसभा खाली हो। मेरा यही अनुरोध है और ये मेरी सीएम साहब से गुजारिश है, अगर मैडम को अपना पूरा न्याय देना तो हमारी कोई गलती नहीं है। हमें बताई नहीं कि प्रक्रिया क्या है और जो प्रक्रिया उन्होंने बनाई है, ये विधानसभा की प्रक्रिया बनाई गई है, कानून बंद है।
कट लिया था, सबको छोड़ दिया, सबको निकाल दिया नौकरी से। कहाँ जाएंगे उनके बच्चे, कहाँ जाएंगी वो? मेरे कोई नहीं है, मेरी नौकरी नहीं है। जब भी मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, लोग अपने लिए लड़ते हैं, मैं दूसरों के लिए लड़ने का तैयार हूँ, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। मुझे मरते नहीं डर लगता, लेकिन मैं अन्याय चाहती हूँ, अन्याय नहीं हो, न्याय हो सकता। यूकी ट्रिपल एससी की भर्ती परीक्षा पास कर चुके 2500 अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। सहायक अध्यापक समेत 8 भर्ती परीक्षाओं में कोई भी गड़बड़ी नहीं मिली है। रिटायर्ड आईएएस एसएस रावत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय कमेटी ने जांच पूरी की है। स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के बाद यूकी ट्रिपल एससी ने जांच बिठाई थी। 8 परीक्षाओं में नकल या पेपर आउट होने के चलते कोई सबूत नहीं मिले। जांच दल ने मेरिट में शामिल सभी अभ्यर्थियों का जांचा पिछला रिकॉर्ड और कुछ मामलों को लेकर अभ्यर्थियों का एकेडमिक परीक्षा ठीक से नहीं हो पाया। तो 8 भर्ती परीक्षाओं में कोई भी गड़बड़ी नहीं मिली है। यूके ट्रिपल एससी केस की हम बात कर रहे हैं। सहायक अध्यापक समेत 8 भर्ती परीक्षाओं में कोई गड़बड़ी नहीं मिली। रिटायर्ड आईएएस एसएस रावत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय कमेटी ने इसकी जांच की है। स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के बाद यूके ट्रिपल एससी में जांच बिठाई गई थी। 8 परीक्षाओं में नकल या पेपर आउट होने के कोई सबूत भी नहीं मिले हैं। जांच दल ने मेरिट में शामिल सभी अभ्यर्थियों का पिछला रिकॉर्ड भी जांचा है। कुछ मामलों को छोड़कर अभ्यर्थियों को एकेडमिक रिकॉर्ड ठीक पाया गया। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 8 भर्तियां जिनमें कोई विवाद नहीं है, उसको लेकर सरकार ने साफ किया है कि जिन भर्तियों के परीक्षण के बाद कोई रास्ता निकाला जाएगा। अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग के बारे में न्यूज़ 1 इंडिया दिल्ली के संवाददाता पीयूष तिवारी के पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फिर कहा है कि मेहनत से पास हुए अभ्यर्थियों को सरकार निराश नहीं होने देगी। भर्तियों के परीक्षण के बाद कोई ना कोई हल जरूर निकाला जाएगा। इस पर पूरा परीक्षण करवाया जा रहा है और किसी के साथ भी कोई अन्याय न हो, किसी प्रकार की कोई गलती न हो, सारे पहलुओं पर ध्यान दे रहे हैं। चूँकि जो पास हुए परीक्षार्थी अपने मेहनत से पास हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी चूँकि गड़बड़ियों की शिकायत भी बहुत बड़े पैमाने पर है, इसलिए दोनों का परीक्षण होने के बाद उसको आगे बढ़ाएंगे। तो न्यूज़ 1 इंडिया के सवाल पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी बोले कि सभी को उनकी मेहनत का फल मिलेगा, किसी की भी मेहनत को जाया नहीं दिया जाएगा। 8 भर्तियों के परीक्षण में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं मिली है और मेहनत से पास हुए अभ्यर्थियों को निराश नहीं होने दिया जाएगा। न्यूज़ 1 इंडिया के सवालों पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने बड़ा जवाब दिया है। उत्तराखंड के नए सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने राजभवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शपथ दिलवाई है। राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट के शपथ के ग्रहण के दौरान कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आपको बता दें, धामी सरकार ने वरिष्ठ पत्रकार योगेश भट्ट को राज्य सूचना आयुक्त जारी किया गया और योगेश भट्ट उत्तराखंड में सिविल समाचार पत्रों से जुड़े रहे हैं और योगेश भट्ट का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा और इस दौरान सूचना आयोग में सूचना का अधिकार अधिनियम को मजबूत करने के लिए वो काम करेंगे। योगेश भट्ट उत्तराखंड में वरिष्ठ पत्रकार के रूप में काम करते रहे हैं और वो प्रदेश के कई प्रतिष्ठित अखबारों से जुड़े रहे हैं और इस दौरान जन सरोकारों से जुड़े विषयों की चर्चा की गई और विषय उठाया गया और योगेश भट्ट के सूचना के अनुसार आयुक्त बनने के बाद सरकार के फैसले पर पत्रकारों में भी काफी खुशी है। और जहाँ तक इस नई भूमिका का सवाल है, तो इसमें मेरा अपने सभी मीडिया के साथियों से ये अपेक्षा है, अनुरोध है कि जिस तरीके से आपका प्यार सहयोग मुझे अपने साथ रहते हुए मिला है, इस नई भूमिका में भी मिलेगा और सिर्फ मुझी को नहीं, पूरे कमीशन को मिलेगा।
और जहाँ तक जिम्मेदारी का प्रश्न है तो मेरा एक मानना है कि ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। कोई भी आयोग सरकारें जब गठित करती हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई मंशा होती है, और सबसे बड़ी मंशा सिस्टम को ट्रांसपेरेंट करने की, सुशासन लाने की, और फाइनली हर संस्था क्या है कि डेमोक्रेसी को मजबूत करने का उसका मुख्य उद्देश्य होता है। और मैं आप लोगों के बीच रह गया, अब क्योंकि अभी दूसरी भूमिका बदल गई, अभी टेबल के इधर आ गए, कल टेबल के उधर थे, तो वहाँ रहते हुए तो हम ये समझे हैं कि कहीं ना कहीं संस्थाओं में क्या होता है कि जो उसका मूल उद्देश्य होता है, धीरे धीरे वो अपने उद्देश्य से भटकती चली जाती है। देहरादून मुख्य सूचना आयुक्त अनिल चंद पुनेठा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नवनियुक्त राज्य सूचना आयोग योगेश भट्ट का आयोग में स्वागत किया गया। जनवरी से नवंबर तक 3,960 अपील को सुना गया। 2,631 अपील का निस्तारण किया गया और 43 सुनवाई में 5 लाख से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया। पेंडेसी को काफी हद तक कम करने में सफलता मिली है और कोरोना के चलते पेंडेसी ज्यादा हुई है। 4,000 से ज्यादा केस कोरोना काल में पेंडेंसी में आए, लेकिन अब आयोग तेजी से सुनवाई कर रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी चुनाव आयुक्त मौजूद रहे हैं। बाईस दिसंबर से 24 दिसंबर तक देहरादून में 3 दिवसीय उत्तराखंड पुलिस वीक चलेगा। पुलिस वीक की भी थीम उत्तराखंड पुलिस मंथन, चुनौती एवं समाधान रखी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पुलिस वीक की शुरुआत करेंगे और इस बार पुलिस वीक कार्यक्रम में 2 स्पेशल सेशन भी रखे गए हैं। एक पुलिस अधिकारियों के अलावा जानवरों के साथ भी मंथन और दूसरा सेशन पब्लिक के लिए रखा गया है, जिसमें पब्लिक के सुझाव शामिल किए जाएंगे। पब्लिक की पुलिस ने क्या अपेक्षा है, किस तरह की पुलिस पब्लिक के लिए होनी चाहिए, इन बातों पर मंथन होगा। 23, 24, 3 दिनांक में हमने समस्त पुलिस अधिकारियों के साथ जो है उत्तराखंड पुलिस मंथन, चुनौतियां एवं समाधान, इस थीम के अंतर्गत पुलिस वीक का आयोजन किया जा रहा है। इसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 22 तारीख को प्रातः 10 बजे किया जाएगा और इस सेशन में, इस मंथन में हमारे बीच में एक सेशन में माननीय मुख्य सचिव महोदय और एक सेशन में एसीएस होम महोदय भी आएंगे। हमने 2 स्पेशल सेशन रखे हैं इस बार कि हम पुलिस अधिकारियों के साथ तो मंथन करेंगे ही, एक तो ये है कि हम अपने जवान लेवल तक सबके साथ मंथन करें, तो उसको वर्टिकल इंटरेक्शन सेशन का नाम दिया, वो पुलिस लाइन में होगा। और एक सेशन हमने पब्लिक के साथ भी रखा कि पब्लिक क्या चाहती है कि आने वाली पुलिस कैसी हो, भविष्य में पुलिस की क्या आवश्यकताएँ हैं, क्या उनकी अपेक्षाएँ हैं और कैसे पुलिस का मॉडर्नाइजेशन हो और क्या चुनौतियां हैं, कैसे पुलिस पब्लिक की ओर से क्या सुझाव हैं। तो एक सेशन ये भी हमने दिया है, पुलिस लाइन में होगा ये 22 तारीख को 3 बजे से 5:30 बजे तक। 22 उत्तराखंड में 14 जनवरी को मकर संक्रांति के मौके पर राज्य सरकार की सौर ऊर्जा नीति सूर्यदेव की उपासना के दिन आने जा रही है। इसके साथ ही इस नीति से रोजगार को जोड़कर और निवेशकों को भी आकर्षित करने की योजना राज्य सरकार ने तय की है। सचिव ऊर्जा और मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि इसके साथ ही राज्य सरकार राज्य के 1,000 गाँव को भी सोलर विलेज बनाने जा रही है और इसके लिए राज्य सरकार सभी 13 जिलों की अलग अलग तहसीलों की ऐसी ग्राम सभा का चयन करेगी जहां सूर्य की रोशनी का अधिक प्रभाव रहता है। हमारी जो सोलर पॉलिसी है ये बहुत डिटेल बना हुआ है इस बार और सोलर पॉलिसी को हमने पोर्टल में भी डाल करके सजेशंस इनवाइट किए थे। इसके अलावा एक फॉर्मल स्टेक होल्डर कंसल्टेशन मीटिंग भी हमने किया था। हमारे पास कई प्रकार के सुझाव भी आए हैं, तो उन सुझावों को भी हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं और जो भी हमें सम्मिलित होने योग्य हो उसको सम्मिलित भी किया जाएगा और उसके बाद परामर्शी युवाओं का ओपिनियन लेते हुए नेक्स्ट कैबिनेट में इस सोलर पॉलिसी को लाया जाएगा। अब एक बार ये ओके हो जाएगा, फिर उसके बाद सोलर पॉलिसी की जो लॉन्चिंग होगी वो 14 जनवरी को जब सूरज का दक्षिण से उत्तर में ट्रांसिट होने का जो दिन है, उस दिन यहाँ पर धार्मिक आयोजन भी होते हैं माघ मेले के रूप में, उत्तरायणी मेले के रूप में, उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लॉन्च की जाएगी। इसके तहत हम लोग 1,000 सोलर गांव बनाने वाले हैं। हमने एक 2,000 मेगावाट का टारगेट रखा है। हालांकि हमारे पास जो सुझाव आए हैं उसमें ये है कि 2,000 मेगावाट भी आपने कम टारगेट रखा है, इससे भी ज़्यादा टारगेट आपको रखना चाहिए, उसको भी हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं। इसके तहत उरेडा और यूजेवीएनएल दोनों का रोल बड़ा क्रूशियल होगा। जो सोलर परियोजनाओं की अलॉटमेंट की जो प्रक्रिया है उसमें भी काफ़ी सरलीकरण हम लोग करेंगे
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो इसमें इंटरेस्ट हो जाए। आवेदन नहीं, इसमें जिलाधिकारियों की इनपुट भी ले ली जाएगी। इसके अलावा जो विभाग है, विभाग की इनपुट भी ले ली जाएगी। कौन से गांव में जो है सनलाइट का जो डे लेंथ में सबसे ज़्यादा लेंथ में सनलाइट प्राप्त होता है, उसके अकॉर्डिंगली चेक कीजिए। रुड़की के मंगलोर में केवल कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज में मां सरस्वती मूर्ति स्थापना दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर स्थापना दिवस कार्यक्रम में शिरकत की। डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि हरिद्वार जिले में जल्द ही मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है, जिसमें 100 से अधिक बच्चे MBBS की पढ़ाई कर सकेंगे। इस मेडिकल कॉलेज के बनने के बाद प्रदेश में डॉक्टरों की कमी भी पूरी की जा सकेगी। साहब जो है यहाँ पे लगभग 2200 गरीब लड़कियों को जो है अपने स्कूल में पढ़ाते हैं और आज उन्होंने निःशुल्क यहाँ पे स्वास्थ्य शिविर भी लगा रखा है सरकार की तरफ से। अब प्रत्येक व्यक्ति की हेल्थ आईडी बनाई जाएगी जिसका नाम आभा रखा गया है और ये हेल्थ आईडी सबकी निःशुल्क बनेगी। 1,25,00,000 लोगों की हेल्थ आईडी बनाई जाएगी और जब हेल्थ आईडी बन जाएगी तो कोई भी बच्चे का जो है उसका स्वास्थ्य करियर उस हेल्थ आईडी में रहेगा। जो मेडिकल कॉलेज हरिद्वार बन रहा है उसकी रिव्यू बैठक कर रहा हूँ और मैं ये कह सकता हूँ कि 2 साल में हरिद्वार में MBBS की 100 सीटें जो है यहाँ भी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। डॉक्टरों की कमी हमारे प्रदेश में बिल्कुल। पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन एक बार फिर से सुर्खियों में है। खानपुर से चुनाव हारकर सहारनपुर से सांसद का चुनाव लड़ने का ख्वाब पाल बैठे चैंपियन अब दून पुलिस के साथ उलझकर विवादों में आ गए हैं। पूर्व विधायक चैंपियन को देर रात पुलिस की चेकिंग नागवार गुजरी और पुलिस पर अपने बेटे के साथ चेकिंग के दौरान अभद्रता का आरोप लगाते हुए इंस्पेक्टर डालनवाला नंद किशोर भट्ट को नशे में बताते हुए इंस्पेक्टर के मेडिकल कराने की मांग करने लगे। वीडियो को देखे तो वो अपना मेडिकल कराने व खुद के नशे में नहीं होने के बाद भी कह रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि विधायक के साथ मौजूद गनर, हालांकि ये अभी साफ नहीं हो पाया है कि वो इनके बेटे दिव्य प्रताप सिंह को मिला हुआ था। पूर्व विधायक के साथ सुरक्षा में तैनात है, वो भी मीडिया में किसी प्रकार अपने सीनियर इंस्पेक्टर व दरोगा से बात कर रहा है। पूर्व विधायक चैंपियन वीडियो में पुलिस पर अभद्रता के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये साफ नहीं हो पाए कि अभद्रता किसने और कैसे उनके बेटे के साथ की है। और वीडियो में पुलिस का बेटा दिव्य प्रकाश